एवरीवन, तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज से। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने ये जाना था चार्जेस क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करोगे, उसकी चार्जिंग के मेथड्स क्या होते हैं, है ना। और वहीं पर हमने चार्ज की पूरी डिटेल्स को समझ लिया था, बेसिक्स को समझ लिया था। अब देखिए जो हमें समझना है, चालू करते हैं चार्ज के यूनिट से। देखिए चार्ज एक क्वांटिटी है, एक प्रॉपर्टी है, तो उसका यूनिट भी होगा ऑब्वियसली। और चार्ज का एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग उसका यूनिट क्या है, कूलम्ब्स, ठीक है। और उसका सीजीएस यूनिट क्या है, स्टैट कूलम्ब्स। और स्टैट कूलम्ब उसके और भी यूनिट्स हैं, कई जगह आपको ईएसयू मिलेगा। जो उसका सबसे बड़ा यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट, वो क्या है, फैराडे। जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन और ईएसयू वैल्यू वाइज बराबर होते हैं। इसका मैग्नेटिक यूनिट भी होता है, और मैग्नेटिक यूनिट क्या है, ए बी कूलम्ब, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ इसके यूनिट्स ये ध्यान रखने हैं कि भाई चार्ज के यूनिट कौन कौन से होते हैं। कूलम्ब होता है, स्टैट कूलम्ब होता है, फैराडे होता है, फ्रैंकलिन होता है, ईएसयू होता है। और डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M0L0T1A1A, यहाँ पर एम्पियर करंट को दर्शाता है। और ईएसयू और फ्रैंकलिन बराबर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और 1 कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं, 1 कूलम्ब में 3 × 10⁸ ईएसयूज होते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको चार्ज की वैल्यू ईएसयू में दे देगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दे देगा, तो वो ये कन्वर्जन के लिए हमारे बहुत काम आता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन में अटक जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कूलम्ब की डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन एक कूलम्ब की एक और आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमारे को 1 कूलम्ब की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर 1 कूलम्ब चार्ज होता है, उससे याद रखनी है। तो देखिए याद रखिएगा, 1 कूलम्ब इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन 625 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होंगे तो उन पर चार्ज होगा 1 कूलम्ब। जो आज का टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला सबने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी सब जानते हैं, स्केलर वेक्टर सबने पढ़े हुए हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सकती हैं, जिनको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, पर मैं आपको बहुत तरीके से इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। देखिए आप जाते हैं एक स्टेशनर शॉप पर, स्टेशनर से बोलते हैं भैया मेरे को 2 पेन दे दो, आई नीड 2 पेन्स। वो आपको 2 पेन दे देंगे। अच्छा, अब आप उनसे कहते हैं कि भैया चलिए 2 नहीं, मेरे को है ना 2.4 पेन दे दीजिए। क्या वो आपको दे पाएगा? वो आपको देख के हंसेगा, 2.4 पेन मांग रहा है, ठीक है। अब सेम केस आप कीजिए, आप लेने चाहिए शुगर, सॉल्ट या कुछ भी इस तरह की चीज़, और ग्रोसरी शॉप पर जाकर उससे बोलिए 2 kg शुगर दे दीजिए, दे देगा आपको। फिर आप बोलिए 2.4 kg शुगर दे दीजिए, तो वो भी दे देगा आपको, वो हंसेगा नहीं आप पर, ठीक है। अब क्या डिफरेंस हुआ शुगर में और पेन में? देखिए डिफरेंस ये हुआ कि हम शुगर को तो पॉइंट्स में, डेसिमल्स में मेजर कर सकते हैं, बट हम पेन्स को पॉइंट्स में मेजर नहीं कर सकते। 2.4 पेन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट हो सकती, या फिर इसको उल्टे रूप से बोला जाए तो ऐसी क्वांटिटीज जो इंटीजर्स का मल्टीपल होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं कि ये क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में रहेंगे। अब भाई एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो 2 पेन की कीमत 20 रुपये। उसी तरह से यदि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लो 1 कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो
एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कि 50 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पे कितना हो जाएगा, इंटीजर 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या है, ऑब्जेक्ट पर चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव्ड, प्लस और माइनस एडेड और रिमूव्ड के हिसाब से आ जाएगा। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये ध्यान रखना है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम्स चार्ज होता है। अच्छा, आगे हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी किस चीज की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी, तो ध्यान रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें लिख लेनी है, नोट कर लो, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्या, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा, आगे क्वेश्चन जरूर बनता है इस पर। ठीक है, मास भी ध्यान रखेंगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kgs। चौथी प्रॉपर्टी, चार्जेस आर कंजर्व्ड। अब कंजर्व्ड जहां पे भी हम सुन लेते हैं, हमें एक ही चीज समझ में आती है कि दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड। बिल्कुल सही है। चार्जेस आर कंजर्व्ड का क्या मतलब है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड, राइट। बट जब 12th क्लास में आते हैं तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और इसी का मतलब दूसरे तरीके से निकालते हैं। और स्टेटमेंट में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब किसी भी ऐसे सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं मान लीजिए, और उस पर बाहर की कोई फोर्स नहीं लग रही है, वो सिस्टम आइसोलेटेड है, दूर है, कहीं एकांत में है, उसको और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेट चार्ज मतलब मान लीजिए उसमें दो चार्ज हैं, एक +2 है, एक 1 है, तो टोटल चार्ज हो गया 3। ठीक है ना, तो यदि हमने डिस्टर्ब किया तो चार्जेस की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट चार्जेस, जो नेट चार्ज है उस सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्व्ड हमें शायद समझ में आ गया है, बिल्कुल सही। ओके, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड रहता है। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करोगे, मान लीजिए आपने इस पेन को नेगेटिवली चार्ज किया, तो इस पर आपने इलेक्ट्रॉन्स डाले, जब आपने इस पे इलेक्ट्रॉन्स डाले तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना मास था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब आपने इसमें डाल दिया 1000 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मास भी बढ़ेगा। अब यदि आप किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, यदि आप उसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसका मास कम हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना, पॉजिटिव चार्ज कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सही है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट है कोई, उस चार्ज ऑब्जेक्ट को आप किसी भी स्पीड से दौड़ाएं, चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मास पर फर्क पड़ता है, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला था। और आइंस्टाइन जी ने एक फॉर्मूला भी दिया था। वो फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, आइंस्टाइन सर ने एक फॉर्मूला दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा हो तो उसका मास बदल जाता है। m0 यहाँ पर क्या है, m0 है रेस्ट मास। ठीक है, रेस्ट मास का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, और जब इस v स्पीड से चल रहा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मास इक्वल्स टू m0 दैट इज रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाए तो उसका मास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देख लीजिए, नीचे 0 आ जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहीं से टाइम डायलेशन और बहुत सारे आगे के कंसेप्ट निकल के आते हैं, मास टू एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी टू मास कन्वर्जन, वो पर आगे की बात है, आगे समझेंगे। बट अभी ये समझना जरूरी है कि हमारा जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद wool, a charge of -2 into 10 की power -7 coulomb is developed on polythene. What amount of mass which is transferred to polythene? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में हमें समझ में क्या आया भाई, पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ गया, -2 into 10 की पावर -7, माइनस में आया है मतलब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ऐड हुए हैं, ठीक है। माइनस चार्ज है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अब हमें पता लगाना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो हमें क्या दे रखा है इसने, हमें दे रखा है क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, -2 into 10 पावर -7 कूलम्स, ठीक है। अब हमें पता क्या है, हमें पता है ई वो कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स। और हमें क्या पता है, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, वो कितना है 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास जो ट्रांसफर हुआ है, मतलब हमें बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकालें, क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल्स टू एन ई, तो एन क्या आएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू कितना है, क्यू दे रखा है 2 into 10 की पावर -7 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -19। अच्छा चलो एन, ये तो एन हो गया, एन को एन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो सीधे ही आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9.1 into 10 की पावर -31। ये मास थोड़ा ट्रांसफर हुआ है, समझ रहे हैं? सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिखने में डर लगता है इनसे, बट ये क्योंकि आपको चीज़ एक ही दे रखी है निकालने कितनी, भाई हमें पता भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे आप इसको निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल मैथ्स है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 10 power 12 alpha particles per second fall on a neutral sphere. Calculate the time in which sphere gets charged by 2 microcoulombs. अब देख रखा है कि भाई 10 into 12 10 power 12 अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो किस पर गिर रहे हैं, पर सेकंड, वो एक न्यूट्रल स्फीयर पर ऐड हो रहे हैं, है ना। हमें टाइम निकालना है, जितने टाइम में उस पर पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, 2 into 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें Q दे रखा है इन्होंने, और Q कितना दे रखा है हमें, Q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेता हूँ, -6 कूलम लिख लेता हूँ। ये अपने पास इन्होंने चार्ज की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए भैया। अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि हीलियम में से, हीलियम के एटम से इलेक्ट्रॉन हटा दो तो जो न्यूक्लियस बचेगा, सिर्फ न्यूक्लियस में कितने हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12, तो 2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है भाई,
2 इंटू प्रोटॉन पे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड गिन रहे हैं, 10 की पावर 12, तो इतना चार्ज उस पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। 2 कूलम मेरे को टोटल चार्ज दे रखा है। दिस इज मतलब 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 19 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 12, इतना चार्ज पर सेकंड जा रहा है। ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, तो 2 कूलम चार्ज कितने सेकंड में आएगा, है ना। तो 2 कूलम को क्या करना पड़ेगा अपने को, या फिर इसको ऐसे उल्टा भी लिख के आप देख सकते हो। 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, तो 2 कूलम कितने टाइम में जाएगा, टाइम निकालना है आपको। तो 2 को यदि अपन इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्वेश्चन को करने का, है ना। तो भाई हमने को टोटल चार्ज दे रखा है और ये अपन ने चार्ज निकाल लिया कि 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो मतलब दिस इनटू टाइम इज इक्वल टू 2 कूलम। तो टाइम कैसे निकलेगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 12। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया है मेरे हिसाब से, बिल्कुल क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो खुद से करेंगे देखिए, और कैलकुलेटर यूज़ ना करें, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालो तो जो न्यूक्लियस बचता है जिसमें 2 प्रोटॉन है वो अल्फा पार्टिकल होता है। अब 2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना है और टोटल अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 12 है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, तो 2 कूलम चार्ज कितने टाइम में जाएगा वो निकालना है। सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छा है। अब जो हमारा इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कभी क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, जो कि है इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए ये ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम 3 चीज़ें पता कर सकते हैं। पहला तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। दूसरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का भी, जिस पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, तो वो डिवाइस जो कि ये तीनों काम कर सके। अब ये किसने बनाई थी, ये विलियम गिलबर्ट ने बनाई थी और 70s में बनाई थी, बहुत पुराना डिवाइस है। ठीक है ना, 1700 कुछ में बनाई थी विलियम गिलबर्ट ने। अब इस डिवाइस में है क्या, आप देखिए इस डिवाइस में है क्या। इस डिवाइस में आपको एक ग्लास का बॉटल दिखेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ग्लास की बॉटल ही क्यों यूज़ होती है। देखिए ग्लास की बॉटल इसलिए यूज़ होती है कि जो अंदर का चार्ज, अंदर एक तो इस जो अंदर हमारा जो अरेंजमेंट है, जो ब्रास रॉड और गोल्ड लीफ जो ये लगी हुई हैं, इन पर एयर का कांटेक्ट ना हो, और दूसरा चार्ज जब होगा ये ऑब्जेक्ट अंदर इस पे चार्ज आएगा तो वो चार्ज भी बाहर मूव ना करे। 2 रीजंस आप लिख सकते हैं यदि आपसे पूछा जाता है तो एक अपन ने ब्रास रॉड लगाई, बांस की डिस्क है ऊपर, नीचे ले जाके यहाँ पे हमने गोल्ड लीफ लगा दी, एक ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल को अर्थ कर दिया, यहाँ पे एक फॉइल लगाई और अर्थ कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, देखो चार्ज डिटेक्ट करने का मतलब क्या है। पहले पे आते हैं, चार्ज डिटेक्ट कैसे करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको इस पे रख दो या इसके कांटेक्ट में ला दो ब्रास पे,
तो यदि वो चार्ज होगा तो वो चार्ज इस रॉड पे कंडक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा और इस लीफ पर आ जाएगा, है ना। और जैसे ही इस पे ये लीफ इस तरह से है, अब ये लीफ क्या होगी, या तो अट्रैक्ट आपस में अट्रैक्ट हो जाएगी या फिर दूर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें तो आप चार्ज, यदि इसमें मूवमेंट हो जाए, यदि ये दूर या पास हो जाए तो इसमें चार्ज है उस ऑब्जेक्ट में, यदि ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो तो चार्ज नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हमें क्या है, हमें एक साइड ऑफ लीफ को हम पहले से चार्ज कर देते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को इससे टच कराते हैं जिसका हमें चार्ज पता लगाना है। तो यदि दोनों पर सेम चार्ज है, मान लीजिए मैंने एक लीफ को पॉजिटिव चार्ज कर दिया और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी दूर होगी, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जितनी दूर होगी उतना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस है कि लीफ एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे, और यदि मान लीजिए ये ऑपोजिट चार्ज का है, मान लीजिए हमने इसको प्लस चार्ज किया था और जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है वो नेगेटिव चार्ज का है, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगी, पास में आ जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई पास आ रही है तो ऑपोजिट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दूर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा, आइडेंटिफाई द बॉडी इज कंडक्टर और नॉट। तो देखो कंडक्टर और नॉट में हम क्या करते हैं, हम इसको एक चार्ज कंडक्टर को इस पे रखोगे, है ना, और फिर इस रॉड को भी चार्ज कर दोगे, ठीक है। अब यदि वो कंडक्टर होगा तो चार्ज फ्लो करेगा और यदि वो नॉन कंडक्टर होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये जो इसमें जो सिंगल डिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। और बाकी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा व्हाई लीव्स आर फोल्ड बैक व्हेन टच्ड विद द हैंड। अच्छा, ये एक बार मान लो स्प्लिटेड है और जब हम इसको हाथ से टच करेंगे तो ये फोल्ड बैक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसलिए फोल्ड बैक हो जाती हैं क्योंकि हम अर्थ पर खड़े हैं और इसको अर्थिंग मिल जाती है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इन 3-4 क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा और किस काम आता है वो पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक खत्म होता है। प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पे बेस कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अपन एक साथ और भी क्वेश्चंस जो नीट में, जेई में आ चुके हैं वो भी करेंगे और एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, बट इन बेसिक कंसेप्ट से हम आगे बढ़ें। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब इनका नाम है और 1785 में इन्होंने ये लॉ दिया था। बट इस लॉ को अपन पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें पूरा लंबा टाइम लगेगा, हमें पूरी चीज़ समझनी पड़ेगी। और अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि अभी तक तो हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं चार्ज के बारे में। ये आपने पहले भी 10th में भी हो सकता है पढ़ी हो, बट कूलम्ब्स लॉ से और आगे के जो कंसेप्ट बन के आएंगे वो सारे कंसेप्ट आप 12th में पहली बार पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे वाले कंसेप्ट ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस, प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डायपोल क्या होता है, फ्लक्स क्या होती है, गॉस लॉ क्या, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सब नए टर्म्स आपके कॉन्टेक्स्ट में आएंगे अब, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहें, अपने बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को ख़त्म करेंगे, बहुत डिटेल में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे हर एक छोटी छोटी चीज़ को। थैंक यू सो मच।